हेलो नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिव उपाध्याय बायो क्लास में। साथियों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का ये हमारा लास्ट चैप्टर, यानी हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर्स को देखने के बाद हम क्लास 12 के होल चैप्टर्स को समाप्त कर चुके होंगे। ठीक है, तो आइए, ये लास्ट चैप्टर बहुत ही छोटा है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, 2-3 लेक्चर में भी देखा जाएगा। आज पहला लेक्चर देखेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर बायोडायवर्सिटी होता क्या है और हम इसके कंजर्वेशन के विषय में डिस्कस क्यों करते हैं, क्या रीजन है, कितने एनिमल्स, कितने प्लांट्स की डिस्कवरी अभी तक हुई है और बायोडायवर्सिटी की खोज सबसे पहले किसने दिया था, वो आज हम देखेंगे कि रोजन साहब जो थे 1985 में सबसे पहली मर्तबा जिन्होंने बायोडायवर्सिटी को डिस्कस किया। और हालांकि इसको पॉपुलराइजेशन जो दिया गया, इसको पॉपुलर सबसे पहले जिसने किया था ये थे हमारे वार्डियर विल्सन साहब। इन्होंने बताया कि हाँ, क्या है बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, यानी हम कह सकते हैं जो हेट्रोजेनिटी है किसी भी लिविंग के विषय में, इतनी ज्यादा हेट्रोजेनिटी जो आपको दिखाई पड़ती है, यही हमारा बायोडाइवर्सिटी है, जिसको हम लोग 22 को ये हम बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में इसको हम मनाते हैं। जैसा कि माना जाता है कि अर्थ पे लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी अभी तक हुई है। अभी इसमें बहुत सारे डिस्कस देखने के बाकी हैं कि आखिर इस प्लांट्स में क्या क्या है। जैसे कि लगभग हम फिश की बात करेंगे जो कि 20,000 के करीब में है, वहीं पर आप देखेंगे अभी कि 28 के करीब में फिशेस हैं। वहीं पर आप देखेंगे कि वीटल्स की मात्रा लगभग 300 के, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 3 लाख के करीब में हमारा बीटल्स होता है। ये तमाम चीजों का डिस्कशन हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए साथियों, ये हमारा एज अ इंट्रोडक्टरी होगा आज का लेक्चर, और ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही प्यारा है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। काफी कंफ्यूजन वाला भी है ये, इसीलिए इसको कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा साथियों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर आपको करना है। तो आइए, नोट्स अपना निकाल लीजिए और सबसे पहले चैप्टर का नाम डालिए बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम इसके एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बायोडाइवर्सिटी आपको मैं समझाता हुआ चलूंगा। बायो मतलब एक लिविंग की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। डाइवर्सिटी अर्थात इसमें हम बताते हैं कि इसको हेट्रोजेनिटी की बात करते हैं, यानी हम सीधा बता देंगे वेरिएशन। ये चीज होता है नहीं, किसी भी लिविंग्स को, जैसे मान लेते हैं कि आपके दिमाग में आया कि यार हमारे पास तो एक आम का पौधा है, तो आम हमारा एक बायोडाइवर्सिटी है। कोई ऐसा जगह आपने लिया जहाँ पे बहुत सारे मैंगोज के ट्री लगे होते हैं, ठीक है ना, तो यानी उसका बायोडाइवर्सिटी जो है किसी एक पर्टिकुलर स्थान बहुत तगड़ा है। लेकिन अब उसमें क्या क्या वेरिएशन है, कुछ लंगड़े आम मिलेंगे, कुछ चौसा आम मिलेंगे, यानी कुछ कह सकते हैं कि अलग अलग जितनी भी स्पीसीज, जितनी भी वेरिएशन आपको दिखाई पड़ती है, इन्हीं वेराइटीज को हम लोग बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। यही मैंने लिखा है कि वो लिविंग्स के लिए उनके कितने प्रकार की स्पीशीज अर्थ पे हैं, उन्हीं को समझना पढ़ना, यही हमारे बायोडाइवर्सिटी में बताया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसको हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 ध्यान देना इसको, 22 मई, इसको हम लोग से किस लिए मनाते हैं, बायो डायवर्सिटी डे के रूप में क्लियर करते हैं, ये ध्यान देना। तो 22 मई को बायोडायवर्सिटी हम मनाते हैं। जरूरी है कंजर्वेशन करना, यानी हम इसको सेव करते हैं। क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि कोई भी प्लांट है, कोई भी स्पीसीज है, हमने जान लिया कि हाँ ये स्पीसीज हमारे यहाँ पे है ना। तो वो जो स्पीसीज आप देख पाते हैं, क्या आप उसको सेव नहीं करना चाहते, उसको कंजर्व नहीं करना चाहते, प्रिजर्व नहीं करना चाहते हैं? ऑफकोर्स हर व्यक्ति चाहेगा। क्योंकि भाई उसको आवश्यकता है कि आगे चल के वो ऐसे फसलों को और उत्पत्ति करे, ग्रोथ करे, तो जाहिर सी बात है उसको प्रिजर्व करेगा फॉर द फ्यूचर। समझ में आई बातें? तो बायोडाइवर्सिटी आपने देख लिया क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है। अब देखेंगे सबसे पहले इसको 1985 में जब रोजन साहब ने आए, यानी ये जो टर्म था, सबसे पहले टर्म को किसने दिया था, रोजन ने दिया, ठीक है ना। और इसको थोड़ा पॉपुलराइज्ड किया, यानी बहुत ही पॉपुलर, फेमस कर दिया। ये हमारे थे एक प्रकार से पॉपुलर करने वाले एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। कौन थे ये, सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, जिसका नाम था वाल्डियर। क्या थे ये आपके, इसमें हम बता सकते हैं सॉरी, इल्डर विल्सन। अब विल्सन साहब का बड़ा योगदान है भैया, ध्यान रखिएगा। इल्डर साहब ने कहा कि देखो, तुमने केवल भी टर्म दिया है बायो मतलब बायोडाइवर्सिटी, लेकिन मैं इसको दूर दूर तक फैलाऊंगा, जिससे बुद्ध धर्म है,
तो बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हमारे कोई और होंगे, बुद्ध की भाषाओं को, बुद्ध के बातों को, बुद्ध के जो भी नियम रहे उसको बताने वाले कोई और हैं। अब इसको दूर दूर तक फैलाने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं, तो ऐसे ये भी हैं, समझ में आई ना। तो ये जो है अशोक, अशोक तो माना जाना व्यक्ति है जो बुद्ध धर्म को बहुत दूर तक प्रचार प्रसार किया, अपने बच्चों से कराया। ऐसे ही ये नियम है, बनाया किसी और ने, शब्द दिया, लेकिन उसको फेमस करने की जिम्मेदारी हमारे एल्डर विल्सन साहब के पास चला गया। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। देखिए इन लोगों ने क्या बात रखी, बहुत सिंपल समझेंगे इसमें। इन्होंने कहा कि सब देखिए, लगभग अराउंड बताया, क्लियर नहीं बता, लेकिन हाँ ये कहा कि अराउंड में लगभग 20,000 हम स्पीसीज बताते हैं। किसकी? 20,000 स्पीसीज। क्या मैं इसको 20 के लिख सकता हूँ? यहाँ से देखो, क्या 20,000 को 20 के लिख सकता हूँ? इतनी स्पीसीज इन्होंने देखी, किसकी थी? एंड्स की, चींटी की। ये बात आप समझ में आई होगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं ऑर्किड, ऑर्किड्स भी कम नहीं था, 20 के करीब में ये भी है। समझ में आई बात है? ध्यान से सब समझते चलिए, ऑर्किड भी हमारा उतना हो गया। यहीं पर आप देखेंगे कि 28,000 के करीब में इनको स्पीसीज किसकी मिली? फिश की मिली। ये भी बहुत खतरनाक है। वीटल की स्पीसीज लगभग 300 के है, 3 लाख। 300 के करीब में इनकी स्पीसीज कौन सी आ जाती है? जिसका नाम हो जाता है दोस्तों वीटल्स। ये बात आई होप समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। ये चीजें, अच्छा एटलीस्ट इन्होंने वैसे तो कहा कि लगभग लगभग 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है अभी तक देखा जाता है कि ऑन द अर्थ, अर्थ पे लगभग 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज मौजूद है। ऐसा एक गेस लगाया गया, ऐसा लोगों ने, साइंटिस्टों ने इस पर बात रखी, ठीक है ना। लेकिन इस पर क्या दिक्कत आई? दिक्कत जो आई, एक कह सकते हैं, हाँ जैसे इसने क्या बताया, इसने कहा कि भैया देखो, लगभग 70% जो है, क्या है? 70% इन्होंने कहा एनिमल है इसमें। अब प्रश्न ये आने लगा कि भाई टोटल तो चलो 1.7 से 1.8 मिलियन एनिमल्स पता चल गया कि हम लिविंग इस पर धरती पे हैं, जिसमें 70% तो सीधा हमारा क्या है? एनिमल आ गया। अभी बहुत बड़ा प्रश्न आ गया। 22% कहा गया कि हम प्लांट हैं, 22% इसमें कौन से हैं? प्लांट है। अब आप देखिए, हालांकि प्लांट्स में और साथ ही साथ यही देखेंगे फंजाई इसी में इन्वॉल्व कर दिया गया, और 8% में लगभग अदर की बात कर दी गई। अब बहुत बड़ा प्रश्न आ गया कि 22% में प्लांट और फंजाई मिलके हैं, और 70% एनिमल्स आपके सामने यहाँ पर शो कर दिए गए हैं। अभी आप देखेंगे कि 70% का 70% लगभग इसमें इंसेक्ट मौजूद है। समझ में ये बातें? हालांकि फंजाई की मात्रा तगड़ी है, फंजाई सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगा। जैसे कि इसमें बता दिया कि लगभग 70% इसमें आपको इंसेक्ट मिल रहे हैं। ये अपने आप में एक चैलेंज है, अभी आएगा तो बताएंगे क्लियरिटी। जिसे कहा गया कि सबसे ज्यादा अर्थ पर आप देखेंगे तो कौन से होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट होगा, समझ में आई बात है, यानी एनजीओ स्पर्मिक प्लांट बॉडी सबसे ज्यादा होते हैं। ये बात आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। इनके बाद कौन है? तो इनके बाद हमारे वही है ताऊ जी, जिसका नाम क्या है? फंजाई है। अब फंजाई भी आ गया, ठीक है ना। ये बात जब होने लगे तो उसी बीच में एंट्री हो गई सबसे बड़े महानायक का, जिसका नाम है दोस्तों IUCN। IUCN। अब सवाल यह है कि भाई ये क्या आ गया? IUCN का हमने सुना ही नहीं है। तो सुने नहीं है तो सुनेंगे, इंटरनेशनल वाले की बात देख लेंगे। इसमें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, इंटरनेशनल ऑफ यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। सबसे पहले बात तो आपको ये फुल फॉर्म ही जानना है, क्योंकि ये इतना आसान है नहीं रटना। तो आपको इंटरनेशनल ऑफ यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये ध्यान में रखना भैया। पहले तो फुल फॉर्म बिल्कुल रट लीजिए कि अब इसने अपना क्या दिया नियम। इन लोगों ने तो अपनी बातें रखी कि चलो हाँ ये मामला है, समझ में आई? तो समझ में आ गया, ठीक है मामला है। अब इसने क्या कहा उसको समझिएगा। इस व्यक्ति ने, यूनियन ने 2004 की, ये मतलब जो केस लिया इसने 2004 में, कहां पर? इन 2004। अब 2004 में जब ये उतरा तो इसने कहा देखो ऐसा बाबू कि टोटल जो है यहाँ पर 1.5 मिलियन से ज्यादा है। पहली बार तो इतना ये बता दिया, मोर देन है। इन लोगों ने अंदाजा दिया था कि 1.7 से 1.8, लेकिन इसने कहा ना 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 ना, 1.5 मिलियन बता रहा हूं मैं।
1.5 मिलियन से भी ज्यादा की खोज हो चुकी है। ये कहा इतनी की डिस्कवरी हम लोगों ने किया है। ज्यादा परेशान मत हो तुम बेटा, रोजन और विल्सन। तुम लोग अपने जाओ घर में बैठ के जो है रोटी नमक खाओ। ये सब ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, गलत गलत इन्फॉर्मेशन मत दो लोगों को। मैं जो कह रहा हूँ जिस पर लोगों का विश्वास है, तो मैं जो कहूंगा वही लोग मानेंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 1.4 से भी मोर देन लगभग डिस्कवरी इनकी हो चुकी थी। अब यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि अगर 1.5 मिलियन की खोज 2004 तक हुई है, तो प्रेजेंट टाइम में क्या होना चाहिए, कुछ तो ज्यादा हुआ ना। तो इन्होंने कहा तो यानी कि प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट में थोड़ा सा ये फंसा दिए लोगों को, ये प्रेजेंट में बताकर चले गए। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि 20 से 50 मिलियन इतनी की खोज हो जानी चाहिए। अब आप सोचिए जरा कि 50 से होना चाहिए, लेकिन खोज कितना हुआ, 1.5 अभी भी। 2004 में शुरू हुआ था तो 1.5 था, ऐसा बताया इन्होंने, और कहा अभी भी वही है। अब आप सोचिए प्रेजेंट टाइम में अंदाजा लगाएगा तो कहा कि 20 से 50 मिलियन के करीब होना चाहिए। लेकिन जब 1.5 आ गया तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए या साइंटिस्टों के लिए एक नाकामी, मतलब कह रहा है कि बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम लोगों के पास कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैसे साइंटिस्ट हो इस फील्ड के। अब इसके बाद आने वाले हैं अभी मैं साहब, एक साइंटिस्ट ही हैं, वो थोड़ा सा क्लियरिटी करेंगे, क्लियरिफाई करेंगे कि नहीं नहीं इतना नहीं, 7 मिलियन मात्र है जो कि क्लियर है। तो इन्होंने थोड़ा बचा लिया कि हाँ इतने बड़े रेंज से जो डिफरेंस आ रहा था 1.5 से 50 मिलियन का, उन्होंने इसको मैनेज कर दिया और 7 मिलियन में लाके ठोंस दिया। अब यहाँ पर मामला थोड़ा थोड़ा सुलझने लगा था, समझिएगा। अब इतनी बात हो गई। अब जैसे ये बात हुआ तो हुआ क्या, अच्छा देखो इनको बनने में लगभग मिलियंस लग गए, लेकिन 2004 के बाद ये सब कहानी धीरे धीरे चौपट होने लगा, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा घबराने वाली बात है। ये चीज ध्यान रखना, क्या क्या कहना चाहता है, कैसे कह रहा है, क्या बात बोल रहा है, मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ इसमें होनी नहीं चाहिए। बोलो कहीं पर दिक्कत हो तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब अगर इसमें थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिएगा, अगर बायोलॉजिकल और जैसे इसमें अंतर क्या है, मैं सिर्फ आपको बायोडाइवर्सिटी जानवरों से ही नहीं बता रहा हूँ, पौधों से ही नहीं बता रहा हूँ, मैं जैसे माइक्रो मॉलिक्यूल की बात करता हूँ। तो माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या, बहुत सारे प्रोटीन्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, फैट्स हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये जो वेरिएशन दिखाई पड़ता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, ये भी तो हमारा कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी में आ रहा है। इसी फील्ड में अगर मैं सोचूं दोस्तों कि हम किसी ना किसी प्रकार के मैक्रो मॉलिक्यूल तो ले लेंगे, हम कुछ ऑर्गेनल्स की बात करें, हम कुछ टिश्यूज की बात करें, हम बायोम की बात करें। अब टिश्यूज में आ जाओ, टिश्यू में एपिथेलियम, स्क्वामस, ये भी तो वेरिएशन है। ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइजेशंस में देखिए बहुत सारे हैं। आप देखेंगे जैसे प्लास्टिड है, माइक्रोब्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब एक वेरिएशन ही है ना, बायोम्स। हमारे अर्थ पर देखिए डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, आप देखेंगे बहुत बड़ा पॉन्ड इकोसिस्टम भी है। ये जितनी भी वेरिएशन दिखाई पड़ती है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या बात करती है, ये बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। इनके लेवल जो होते हैं ना, ये लेवल भी 3 प्रकार के हम समझते हैं। लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि लेवल क्या कहता है, या इसी एक पॉइंट चाहो तो इसमें मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ जो बार बार ये आए थे। तो देखो, अब जब एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था रॉब रॉबर्ट मै, रॉबर्ट मई के बाद में थोड़ा सा लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं ये बात सही कह रहा है। इन्होंने कहा नहीं भैया ऐसा है कि इन्होंने बताया कि टोल्ड ओनली, लिख देता हूँ ये पॉइंट जो भी बताया था मैंने, 7 मिलियन, ज्यादा ना बताओ, 7 मिलियन स्पीसीज अभी तक हमारे कहाँ पर है, ऑन द अर्थ। तब लोगों को लगने लगा कि हाँ ये भाई 20 25 50 मामला नहीं था, बस हाँ 7 मिलियन जो इन्होंने बताया वो बात हम सही मान लेते हैं, ठीक है ना। अब चलो, अब थोड़ा सा इसमें आपको मैं बताता हूँ इसके लेवल्स क्या हैं। देखो, तो लेवल्स जो होते हैं भैया, तो देखना, बायोडाइवर्सिटी ऑन द, या सीधा लिखो कितने लेवल है इसके, 3 लेवल्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, लेवल्स वाला कभी कभी आते हैं, बहुत आसान है, मैं बहुत इजी भाग में आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहला बता देना जेनेटिक, है ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी में थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए एक पर्टिकुलर स्पीसीज को लेकर के उसके जेनेटिक लेवल पर क्या वेरिएशन दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि मैं भी आपको बताता हूँ, पौधा होगा, उस पौधे जो हिमालयन रीजन पर पाए जाते हैं, उसके अंदर से जो भी केमिकल निकलता है, उस केमिकल की वेरिएशन देखेंगे। जैसे वो हाई एल्टीट्यूड पर जाता है तो उसके अंदर वो केमिकल जो है धीरे धीरे घटता बढ़ता रहता है।
तो उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे, अर्थात हम इसमें एक चीज बता देंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर में सिंपल आप समझ लीजिएगा दोस्तों कि एक सिंगल स्पीसीज की बात करता है। क्या करता है ये? सिंगल स्पीसीज है ना, एट एट जेनेटिक लेवल, समझेगा। जैसे कि 50,000 स्पीसीज जो है लगभग बताई जाती है किसकी? चावल की, राइस की। वहीं पर आप देखेंगे 1,000 स्पीसीज आपको दिखाई पड़ेगा मैंगो का। अब अभी तो आपने शुरुआत किया है, मैंने कहा ना सिंगल स्पीसीज, मैंगो एक स्पीसीज है पौधा, एक स्पीसीज में वेरिएशन देखो, डाइवर्सिटी देखो, 50,000 के करीब में स्पीसीज उसमें पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर जाति में, राइस की। मैंगो में एक स्पीसीज मैंगो है, लेकिन स्पीसीज देखो उसकी कितनी वेरिएशन, डाइवर्सिटी, 1,000 स्पीसीज उसके बने, यानी उसके अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है। जैसे आम है, लंगड़ा आम, 64 आम, मिठुआ आम, है ना। एक होता है कौन सा होता है, एक मतलब जितनी भी वेरिएशन आपको दिखाई पड़ती है, ये सब कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक ही स्पीसीज की बात हो रही है मैंगो की, तो मैंगो में इतने वेरिएशन है। राइस की बात मैंने एक स्पीसीज में किया, तो राइस में इतने ज्यादा स्पीसीज आपको इतनी वेरिएशन दिखाई पड़ते हैं। ये तमाम चीजों को बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्लियर बात। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक बात और रखता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ, देखो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, रोल्फिया। क्या होता है ये? रोल्फिया बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। रोल्फिया बोमिटोरिया, बोमिटोरिया, ध्यान देना भैया। ये एक प्रकार से हिमालय रीजन पर पाए जाते हैं। क्या है ये? कहाँ पर होते हैं ये? हिमालयन रीजन्स पर ही आपको, हिमालय रीजन्स पर आपको ये देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना। इसके अंदर में क्या होता है दोस्तों, एक केमिकल जम जाता है, एक केमिकल एक्यूमुलेट होता है, ठीक है ना। एक केमिकल एक्यूमुलेट होता है जिसे रिजरपाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिजरपाइन कहा जाता है। अब रिजरपाइन चूंकि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसके लिए ट्रीट किया जाता है। तो ये रोल्फिया बोमिटोरिया नामक एक पौधा है जो कि हिमालय रीजन में पाया जाता है, जिसके अंदर से जो केमिकल सबस्टेंस निकला है उसका नाम है रिजरपाइन। ये समझ में आई। अब रिजरपाइन की क्वालिटी क्या होती है ये देखना। ये दोस्तों स्पेशली अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इसका काम क्या होता है, तो कह दीजिएगा यह जो केमिकल होता है दोस्तों, आप देखेंगे तो इसके जो वैल्यू है सबसे ज्यादा आप देखेंगे ये ब्लड प्रेशर, जिसको बीपी होगा उसके लिए, जिसको हाइपर टेंशन होगा, हाइपर टेंशन, तो ऐसे लोगों के लिए ये क्योर करता है। क्या करता है? क्योर बने इलाज करता है। समझ में आई बात। तो चलिए ये इलाज करते हैं लोगों के लिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे तुम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो ऊपर, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, तो हाई एल्टीट्यूड पर जाते समय दोस्तों आप देख सकते हो कि ये क्या होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाओगे आपको यहाँ पर जो रिजर्वायर्स होते हैं ये ज्यादा मिलेंगे देन लोअर। नीचे रहोगे तो नीचे क्या कुछ नहीं पाओगे, ऊपर जाते समय इसकी जो मात्रा होगी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो ये किस में आता है भाई साहब? ये हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी में आता है। क्लियर है। दूसरी डाइवर्सिटी मैं आपको बताता हूँ, देखो दूसरा ले लेना भैया, स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या ये? स्पीसीज डाइवर्सिटी। देखो नाम से क्लियर है, स्पीसीज लेवल पर डिफरेंसेस में होगा। स्पीसीज यानी हम सीधा कहेंगे ना कि स्पीसीज में आप बताइए कि दोस्तों जैसे वेस्टर्न घाट होता है, वेस्टर्न घाट है ना, तो वेस्टर्न घाट में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक चीज मिलेगा कि एम्फीबियन जो होते हैं ना, एम्फीबियन, एम्फीबियन को जो स्पीसीज होते हैं बहुत तगड़ी होती है, मोर होते हैं किसकी तुलना में? ईस्टर्न घाट की तुलना में। तो ईस्टर्न घाट में कम है, वेस्टर्न में सबसे ज्यादा एम्फीबियंस की स्पीसीज पाई जाती हैं। ये चीज इसमें ध्यान देना बहुत ही आसान है, ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ तक। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। स्पीसीज डाइवर्सिटी में आपने देखा कि वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की जो स्पीसीज है सबसे ज्यादा होती है ईस्टर्न घाट की तुलना में। ये थोड़ा मैं समझा रहा हूँ तो इसीलिए राइटिंग को आप समझते रहिएगा। अब एक और इसकी लेवल होती है, इसको फिर लिख देता हूँ क्लियर हो जाए। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ध्यान से समझना। क्या नाम है इसका? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बहुत आसान है। इकोलॉजिकल मतलब देखो सिंपल है। देखो ये सीधा जानो दोस्तों कि कंट्री लेवल पर होता है। कहां पर है ये? कंट्री लेवल पर। देखो ये
कंट्री लेवल पर ये पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही बता दीजिए। जैसे आप देखेंगे, जैसे ये इंडिया, देखो इंडिया में सबसे ज्यादा किसकी तुलना में, जो नॉर्वे है ना, नॉर्वे के क्षेत्र में, जो कि ये इन टर्म ऑफ किस टर्म है, इन टर्म ऑफ डिफरेंस बायोम, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस बायोम, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं, नॉर्वे कंट्रीज में ले सकते हैं किस किस ग्रुप को, स्कैंडी स्कैंडी सॉरी स्कैंडिना स्कैंडिनावियन, ठीक है ना। ये हमारा जो कंट्री होता है स्कैंडिनावियन कंट्री, इसी के अंतर्गत हमारे ये नार्वे वगैरह इसी में आ जाते हैं। तो ध्यान देना कि नार्वे वगैरह हमारा किस में आते हैं, इसी में आते हैं, स्कैंडिनावियन कंट्रीज में आते हैं। तो ये ध्यान देना। इसने कहा कि हमारा जो कंट्री है वहां पे बायोम्स जो है, उस बायोम्स बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाई पड़ता है किसकी तुलना में, स्कैंडिनेवियन कंट्री की तुलना में। समझ में आई बात है। अब इसमें जैसे मैं बताऊं, देखो जैसे हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे राजस्थान, राजस्थान देखा आपने, राजस्थान में सबसे ज्यादा आपको क्या मिल रहा है, डेजर्ट सबसे तगड़ा मिल रहा है ना। वहीं पर आप मेघालय में आ जाइए, मेघालय में आइए, तो मेघालय में आपको क्या मिल रहा है तगड़े मात्रा में, फॉरेस्ट। कश्मीर में आप आइए, कश्मीर में आइए तो आपको क्या मिल रहा है, स्नो फॉल मिल रहा है। तो हमारे यहाँ तो साहब ये बहुत खतरनाक है, लेकिन इनके यहाँ देखो, इनके यहाँ तो बेचारा हमारा ये क्या था, नार्वे था। चाहे नार्वे कहो या नार्वे के अलावा एक कंट्री और चाहो तो ले लो, यहाँ पे नार्वे कह दो या स्वीडन कह दो, डेनमार्क कह दो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ध्यान देना। नार्वे के अलावा यहाँ पर स्वीडन हो गया और हमारा डेनमार्क, है ना। इन सब कंट्रीज में ये जो कंट्री और लिखा है नॉर्वे, ये जो हमारे तीनों कंट्रीज आते हैं किस ग्रुप में आते हैं, तो स्कैंडिनेवियन नामक कंट्रीज के अंतर्गत ये उस समूह में सब आते हैं जहां पर वायु की मात्रा बहुत ही कम देखने को मिलती है भारत की तुलना में, क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट मिल रहा है, मेघालय में एक फॉरेस्ट मिल रहा है, वहीं कश्मीर में स्नोफॉल मिल रहा है। तो हमारे यहाँ बहुत बायोम है, बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाई पड़ते हैं, दैट इज टू मच बायोडाइवर्सिटी। अब उसी बायोडाइवर्सिटी के आधार पर अगर मैं थोड़ा सा एक बात और बताना चाहूँ भाई साहब, तो बताना कि इंडिया, देखो दिख रहा है यहाँ तक, चलिए दिख रहा है, देखो यानी हमारा जो इंडिया है ना, ये इंडिया, इंडिया में लगभग बता देना कि 2.4% ये पूरे वर्ल्ड का कवर करता है भाई साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा इंडिया 2.4% लगभग लगभग कवर करता है ओवर वर्ल्ड का, है ना, ओवर वर्ल्ड। यानी हमारे यहाँ भैया ना, ये चीज ध्यान रखना, 8.1% बायोडाइवर्सिटी है। अब ये बहुत अपने आप में चैलेंजिंग बात है कि भारत पूरे संसार का 8.1% बायोडाइवर्सिटी रखने वाला एकमात्र कंट्री है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं ना, जिसके अंतर्गत आपको मिलेगा लगभग लगभग 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी। अब 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी किसी देश में होना ये चैलेंज वाला काम है, सब जगह ये सब नहीं है भैया। ये हमारे देश में हो सकता है, जिस गली से निकलते हैं उस गली की भाषाएं बदल जाती है, हर 2-4-10 किलोमीटर पर आपका वेशभूषा बदल जाता है, भाषा बदल जाता है, खान पीन बदल जाता है। तो ये विविधताओं का देश है, यहाँ पर ही आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। ये तो समझो कि ये शुरुआत यहीं से हुई है, बाकियों का ने बसा है अपने आप में। तो जो बसे हैं उसमें कहाँ बायोडाइवर्सिटी आ पाएगा, जिसने सबको जन्म दिया है वहां तो पूरा गढ़ ही है उस चीज का, है ना, ये गढ़ा है, गढ़ा गिरेंगे यहीं पे आकर के सब लोग खाई में, कहीं से भी आओ आना यहीं पे है खाई में। ये ध्यान रखना, भारत ऐसा ही हमारा देश नहीं है, भारत माता कहा जाता है, सब जगह माता नहीं, नेपाल माता थोड़े ना कहोगे, अमेरिका माता, भारत माता, क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वालिटी है, विभिन्नताओं के देश में ये सब चीज देखने को मिलता है। तो ये बात आई खुद समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, बायोलॉजिस्ट जो थे थोड़ा सा ये कंफ्यूज थे, इन्होंने बायोलॉजिस्ट वाले थोड़ा कंफ्यूज इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अर्थ पे प्रोकैरियोटिक के नंबर को कन्फाइन नहीं कर पा रहे थे कि हाँ है कितना है, ये नहीं जान पा रहे थे। तो थोड़ा सा इनमें तकलीफ इस बात का था कहीं ना कहीं। और इतने ज्यादा बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स भी मिल गए थे ना, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स मिले जिनको कल्चरल, इनको हम लोग क्या कर सकते थे, ग्रोथ नहीं करवा सकते थे। तो दिक्कत यही था, माइक्रोब्स को कल्चरल ग्रोथ भी नहीं करवा सकते थे, प्रोकैरियोट्स की नंबर को
कन्फर्म इन्होंने काउंट करने की इनके अंदर भी कैपेसिटी नहीं डेवलप हो पा रही थी। तो ये बेचारे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने लगे और वो सोचे यार हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये चीज बड़ा दिक्कत करने लगा। हालांकि इंडिया जो था ना, हालांकि जो इंडिया हमारा है इस पर बताया गया, बाद में जब ये पता चला इंडिया में तो पता लगा कि नहीं भैया, हमारे यहाँ 45,000 प्लांट की स्पीशीज है। ध्यान दे देना, प्लांट की स्पीशीज है। वहीं बताया गया कि 90,000 हमारे यहाँ एनिमल्स ही है। ठीक है ना, यानी अभी एक साइड में जो अभी अभी आपको बताया था ना, यहाँ पे कहाँ गई है, कहीं गए आपके, ये रॉबर्ट में साहब का एक सिद्धांत था। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, परेशान मत हो, लगभग ये जो चीजें तुम बता रहे हो 45, 90, ये जो है हमारे यहाँ 1 लाख, 1 लाख तो प्लांट है और 3 लाख एनिमल्स। अब इतना ज्यादा स्पीसीज बाद में किसने बताया, हमारे दादा साहब ने यानी रॉबर्ट में ने आकर के बात रखी कि तुम लोग जो ये सब कहानी बता रहे हो इतना ज्यादा घुमा फिरा करके, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये ध्यान देना कि ओनली 45 के जो आपने कहा है कि प्लांट है, और आपने जो कहा कि 90 के यानी 90,000 एनिमल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मैन दिस इज रॉन्ग कंटेंट, दिस इज द 1 lakhs and 3 lakhs एनिमल, 1 lakhs प्लांट्स, ये बताया रॉबर्ट मे ने, यानी अपनी बात उन्होंने यहाँ तक रखी। समझ में आई बातें? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात? चलिए चलिए भैया देख लीजिए थोड़ा सा इसमें, यानी हम लोग जो पढ़े इसमें हमने दिखा दिया कि जो स्पीशीज है फंजाई का ये सबसे ज्यादा है, फिर फिश का था, फिर एम्फीबियंस है, फिर रेप्टाइल है, फिर यहाँ पे मैमल्स है। ठीक है ना, अर्थात प्लांट और फंजाई मिलकर के 22% है। टोटल स्पीशीज ऑफ अर्थ, धरती पे पाए जाने वाले टोटल 22% किसका है, ये प्लांट और फंजाई का है। तो ये भी बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा स्पीशीज है। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको ट्रेंड दिखाता हूँ जिससे हमको ये पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा एनिमल है जिसकी अबंडेंसी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो देखिए मैंने एक सर्किल आपको यहाँ बना के दिखाया है जो कि वेरियस प्लांट और एनिमल के ग्रुप को डिफाइन करता है। देखिए ये बनाया मैंने, यहाँ पर आपने देखा है कि सबसे ज्यादा ये जो एरिया पूरा ये है, इसका है ये इंसेक्ट का है। तो यहाँ पर हमने इंसेक्ट को ज्यादा नंबर यानी 1 नंबर पर दिखा दिया है। ठीक है, फिर हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पर आप देखिएगा कि ये एरिया हमारा इतना किसको बता रहा है, ये मोलस्का को बता रहा है, यानी यम मोलस्का हो गया। फिर आपने देखा है कि इसके बाद में जो आपको सबसे मात्रा में कौन सा है, क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन देख लिया आपने। फिर देखा है कुछ अदर स्पीसीज होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं, हालांकि हम अदर स्पीसीज को इसमें ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली किसको यूज करते हैं, इंसेक्ट को ले रहे हैं। इंसेक्ट मतलब हमने यहाँ पर ये सिंबल दिया ओ एथ, ये ठीक है ना, ओथ। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है ये, अदर एनिमल्स, आप देख सकते हैं कि अदर एनिमल्स को सबसे तगड़े मात्रा में एनिमल्स हमको दिखाई दे रहे हैं, यानी हमने इसको दिया ओ ज्यादा होगा, यानी ग्रेटर है यम से, यम ग्रेटर है सी से, यानी कि मैमल्स और क्रस्टेशियन स्पीसीज। ठीक है, वहीं पर आपने दूसरा देखा है, इस ग्रुप में आप देखेंगे ये पूरा का पूरा किसका भाई साहब, ये फिश का है। तो देखिए ये फिश हमारा यहाँ पर दिखा दिया मैंने, ये फिश का है, फिश। फिर हमने दिखाया कि बी से ज्यादा है, तो बी मतलब क्या हमारा है, तो बी मतलब आप देख सकते हैं बर्ड के लिए हमने बता दिया है ना। फिर हमने आर के लिए रेप्टाइल्स के लिए बताया है। फिर उससे ज्यादा ग्रेटर में कौन है, ए फॉर एम्फीबियंस, एम फॉर मैमल्स। देखिए मैमल सबसे कम है और सबसे ज्यादा फिश की मात्रा है। तो ये आपको चार्ट आपको ड्रा करना पड़ेगा जो ट्रेंड को शो करता है एनिमल्स और प्लांट के आपस में कैसे, कि मतलब एनिमल्स आपस में कितने कितने मात्रा में कितने कितने परसेंट में ये पाए जाते हैं इस अर्थ पे। क्योंकि भाई देखिए बायोडाइवर्सिटी मैंने बताया कि जानवरों की जो हेट्रोजेनिटी होती है, उनकी जो वेरिएशन होती है, उन्हीं वेरिएशन को आपको शो करना है कि अर्थ पे कितने मात्रा में कितना ज्यादा है ये। तो इस प्रकार से ट्रेंड के माध्यम से भी कुछ मात्रा में हमारे दिमाग में ये माइंड मेकअप जरूर रहेगा कि हाँ ये स्पीसीज में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, एक मैंने और दिखाया है प्लांट्स में, देखिए जैसे देखो यहाँ पर मैंने देखा ए वाला मात्रा ज्यादा, ए फॉर बोले तो एल्गी है ना, नहीं सॉरी ए फॉर एंजियोस्पर्म, ये देखो मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया था इसे, एंजियोस्पर्म ज्यादा रहते हैं हमेशा।
उसके बाद में ही आपका कौन आता है। अब इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देखिए इसमें चेक करिए इसमें क्या कहना चाहता है ये। देखो भैया ए फॉर यानी कि मासेस। अब यहाँ पर मास की मात्रा आपको दिखाई पड़ा, ठीक है ना। फिर हमने दिखाया फर्म, फिर हमने दिखाया लाइकॉन। अब ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा ग्रुप है, जिस ग्रुप में आपको दिखाई पड़ा एंजियोस्पर्म नंबर 1 पर चल रहा है, फंजाई की मात्रा सबसे तगड़ी है, दूसरे नंबर पे है ना। अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया ही था कि फंजाई, और यहाँ देख लीजिए फंजाई और प्लांट मिल करके टोटल जो स्पीसीज है इस अर्थ में उसके 22% है। तो जाहिर सी बात है कि एंजियोस्पर्म तो प्लांट के ग्रुप में ही आ गया, वो है सबसे नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे हमारा फंजाई दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से हमने देखा तीसरे नंबर पे हमारा एल्गी होता है जो कि क्लोरोफिल्लस होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी रखता है। चौथे नंबर पर मैंने देखा लाइकेन। ये वही लाइकेन है जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एल्गी और फंजाई की आपस में मिलने से बनता है, ठीक है ना। ये वही लाइकेन है जिसके जो है हिस्से से या उसके पार्ट से ही हम लोग लिटमस पेपर भी तैयार करते हैं। ये वही लाइकेन है जो एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है। समझ में आई, इतनी बातें ध्यान देना। और फिर मास आप देख ही पा रहे हैं कि मास किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि सबसे कम अमाउंट्स पे है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों, ये जो बैकग्राउंड मैंने दिखाया है आपको सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि हाँ कौन कौन से इस अर्थ पे मात्रा में प्रतिशत में एनिमल्स या प्लांट्स के ग्रुप हैं, जो समूह हैं, उनका प्रतिशत क्या है, परसेंटेज क्या है, वो आपको मैंने यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से बताने की कोशिश की, ठीक है। चलिए, तो बायोडाइवर्सिटी आप लोगों ने आज पहला लेक्चर देख लिया होगा, मजा आया होगा। इसमें सिंपली आप ध्यान देना, बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायो मींस लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब हेट्रोजेनिटी। कौन से जानवर की हेट्रोजेनिटी सबसे ज्यादा है वो देखना है। किसने देखा, रोजन ने 1985 में देखा। उसको और फैमिलियर कौन किया, विल्सन साहब ने किया, पॉपुलराइज कर दिया। क्या बात हुआ, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन है। हालांकि बाद में जब आगे हमारे रॉबर्ट साहब आए थे, रॉबर्ट मे साहब, तो उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, 1.5 मिलियन से ज्यादा, मोर देन सारे एनिमल्स इस अर्थ पर मौजूद है। ये बातें शुरू हुई और बात शुरू होने के बाद सब बातें क्लियर हो गई कि हाँ, बाद में इन्होंने और भी मेरे सामने ये भी एक्सप्लेन किया था वहां पे, याद करिए कि ना ही 45 या 20 से लेकर 50 मिलियन अब तक नहीं होना चाहिए। जैसा कि पहले जब 2004 में आईयूसीएन ने कहा था तो उस समय जब 1.5 कहा, तो बाद में तो अब तक तो लगभग रेंज के अकॉर्डिंग जब मेजरमेंट किया जाएगा तो 20 से 50 मिलियन होना चाहिए, लेकिन अभी है नहीं इतना, वही 1.5 है। तो बाद में उसको जब मेयर साहब आए तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मात्र 7 मिलियन है। उन्हीं 7 मिलियन पर पूरी की पूरी कहानी दिखाई गई कि प्लांट्स कितने हैं, बर्ड्स मैंने आपको बताया अभी शुरुआत में ही। फिर मैंने आपको दिखाया कि बीटल्स कैसे 3 लाख होते हैं, कैसे 28,000 फिश होते हैं, 20,000 ऑर्किड्स होते हैं, 20,000 आपने देखा कि किस प्रकार से ये जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, ये सारी चीजें आपने इसमें देख लिया होगा। अब उन्हीं चीजों के बारे में पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी की एक भूमिका आपने देखा, और ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद हम इसको अलग अलग सेंचुरीज वगैरह में, या आप कह सकते हैं कि जो एक प्रकार से अपना खुद का आर्टिफिशियली जिसमें हम चीजों को प्रिजर्व करते हैं, जानवर्स को, प्लांट्स को, उन चीजों में हम कैसे इसको रोक सकते हैं लंबे समय के लिए, यानी फॉर फ्यूचर के लिए। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन करना, कंजर्व करना। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को पढ़िए, सीखिए, क्लियर करिए कितना है, क्या है, कैसे है, क्यों है। ये जानने के बाद, नंबर काउंट करने के बाद, एक फाइल चार्ट में उस एनिमल्स को एक जगह, एक अच्छे स्थान पे जहाँ पे सुरक्षित हो, वहां पर इसको रख देना, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन करना। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी आपके इंडिया में, आपने बता ही दिया। हमारा जो इंडियन है, हमारे इंडिया में बायोम्स की मात्रा सबसे ज्यादा। स्कैंडिनेवियंस जो हमारे जो कंट्रीज थे, जिसमें आपने नॉर्वे देखा, स्वीडन देखा, ये जो जगह थे वहां पर आपने देखा किस तरह से बायोम्स की मात्रा कम होती थी। हमारे यहाँ बायोम ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है। चाहे राजस्थान में हमने बात किया डेजर्ट की, चाहे मेघालय में मैंने फॉरेस्ट की बात की है, या फिर मैं अपने कश्मीर में स्नोफॉल की बात की। ये अलग अलग प्लेसेस हैं। आप गर्मी यहाँ ज्यादा है तो ठंडी पाने के लिए आप कश्मीर निकल जाते हैं, आप कुल्लू और जो है मनाली निकल जाते हैं इंजॉय करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ वेरिएशन तगड़ा है, हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम अलग अलग प्लेसेस पे जा सकते हैं। लेकिन ये विदेशों में ऐसा नहीं आपको फायदा मिलेगा। वहाँ बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल फिक्सेबल है कि हाँ बस यहाँ तो यहाँ ही। तो ये चीजें हमारे यहाँ उससे तो बहुत लाख गुना बेहतर है। इसीलिए अलग अलग कंट्रीज के लोग हमारे इंडिया में आना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक कुदरत देन है, जो बायोडाइवर्सिटी है, ये धरती है, ये भारत की धरती पर इस तरह का देखने को मिल रहा है। ठीक है साथियों।
तो चलिए, जितनी बात मैंने अभी आपसे बताई है, ये सारी बातें हमने एक्सप्लेन कर दी है। अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में। फिर तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से पढ़िएगा, लिखिएगा। ये मात्र 2 या 3, मैंने कहा 3 लेक्चर से ज़्यादा नहीं जाएगा। इसके बाद 1 लेक्चर और लेंगे, फिर फाइनल लेक्चर में इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है? तो चलिए इतना पढ़िए, बाकी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।